एक्सप्लेन व्हाई एल्काइल ग्रुप्स एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर्स व्हेन अटैच्ड टू पाई सिस्टम। क्वेश्चन को समझो। एल्काइल ग्रुप कौन से होते हैं? जैसे CH3 हो गया, C2H5, ये मिथाइल है, इथाइल है। मतलब एल्केन से क्या हटा दो, एल्काइल बन जाता है ना। C3H7 ये प्रोपाइल ग्रुप हो गया। ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। कब? जब ये किसी पाई सिस्टम के साथ जुड़े होते हैं। पाई सिस्टम मतलब C डबल बॉन्ड C के साथ जोड़ दो, या C डबल मतलब डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दो, पाई सिस्टम। हाँ, वहां ट्रिपल के साथ भी जोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे ये पूछा है। क्वेश्चन क्लियर है? इलेक्ट्रॉन सप्लाई होता है दो तरीके से। यहाँ ये मतलब ये जो करते हैं ऐसे तो तीन तरीके से होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन से, रेजोनेंस से, और इंडक्टिव इफेक्ट से। पर ये सिर्फ दो तरीके से करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट से। देखो, व्हेन एल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड टू अ पाई सिस्टम इट एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर, दो कारणों से। एक तो प्लस आई इफेक्ट, दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। एक एक करके दोनों समझेंगे। प्लस आई इफेक्ट क्या है, यहाँ डायग्राम से समझते हैं। देखो, ये एल्काइल ग्रुप है। यहाँ मैंने एक जनरल सा डायग्राम बना दिया। मैं इसको अगर सिंपल बनाऊं तो ये सिंपल एग्जांपल, CH3 सिंगल बॉन्ड C, H डबल बॉन्ड C, H। यहाँ मैंने दिखा दिया कि यहाँ कोई भी ग्रुप हो सकता है। मैंने ग्रुप दिखाया ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ मैं H दिखा रहा हूँ। अब देखो, मुझे इसका हाइब्रिडेशन बताओ। इस कार्बन का क्या हाइब्रिडेशन है? sp2 तीन सिग्मा बॉन्ड बनाया तो sp2। इसका sp3 है। sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, sp3 इज लेस इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे? टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो sp इसकी तरफ शिफ्ट हो गए, मतलब इसने सप्लाई कर दी। sp3 इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, लेकिन सर ये तो sp2 होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ, इथाइल। कौन सा इथाइल? तो कहाँ? ये तो CH3 लगा हुआ है। ये है CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, ये है। दिस एक्ट एज प्लस आई ग्रुप, ठीक है ना। क्योंकि ये sp2 है, sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है sp3 से, तो ये sp2 खींच लेगा इलेक्ट्रॉन इससे। या कह लो कि ये दे देगा, CH3 दे देगा। एल्काइल ग्रुप्स आर प्लस आई ग्रुप्स, ठीक है बात है। तो इंडक्टिव इफेक्ट से दे दिया इसने। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? जब कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन सप्लाई करे थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स, उसको प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स, दिस इज प्लस आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, किसकी तरफ? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। एल्काइल ग्रुप में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है, और पाई सिस्टम में sp2 होगा या sp होगा। अगर वो डबल बॉन्ड है तो sp2 होगा, ट्रिपल है तो sp होगा। sp2 या फिर sp कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp3 से, इसलिए सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ sp2, sp3, sp2 या फिर sp किसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं? sp2 या sp की तरफ। तो यही बात है। तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। समझ में आ गया इंडक्टिव इफेक्ट। अब हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं। देखो, हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है नो बॉन्ड रेजोनेंस। हाइपर कॉन्जुगेशन किस किस सिस्टम में होती है, एक बार देख लीजिए। ये एक ऐसा कार्बन होना चाहिए जो sp3 हो, और उसके साथ एक H होना चाहिए। यहां होना चाहिए एक सिंगल बॉन्ड, ओके। फिर यहां जो कार्बन है, इस पे या तो पॉजिटिव चार्ज हो, या इस कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, या इस कार्बन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तीन ही केस में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। यहां ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ चार केस में होगा, तीन ही है। एक sp3 कार्बन जिसके ऊपर एक H है, सिंगल बॉन्ड के जरिए या तो पॉजिटिव चार्ज के साथ कनेक्टेड हो, या फ्री रेडिकल के साथ कनेक्टेड हो, या मल्टीपल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड हो। कार्बन आयन नहीं शो करेगा, अगर यहाँ लोन पर हो तो वो शो नहीं करता, ध्यान रखना ये। ऐसा इस केस में नहीं होती हाइपर कंजुगेशन। H के साथ, फ्लोरीन के साथ हो जाती है, वो अलग केस है, वो रिवर्स हाइपर कंजुगेशन होती है, वो नहीं पढ़ा रहा अभी मैं, ठीक है ना।
हाइड्रोजन के साथ ये तीन ही चार केस हैं जो ड्रॉ किए। समझ में आ गई बात है कैसे होती है हाइपर कंजुगेशन? देखो ये देख लो भाई, डबल बॉन्ड वाला केस पूछा है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे। ये रेजोनेंस नहीं है, ये हाइपर कंजुगेशन है, ध्यान रखना। क्या इक्वल क्या? दोनों साइड। हाइपर कंजुगेशन समझ में आ गया? ये है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे होगी, यहाँ पे H है, ये ऐसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये यहाँ, और ये एक ऊपर, तो C H डबल बॉन्ड C, ऐसे ऐसे ट्रिपल बॉन्ड में भी हो जाएगी, ये यहाँ, ये यहाँ, नो बॉन्ड हो जाए, H प्लस में बॉन्ड ही खत्म हो जाएगा उसका, यहाँ नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे कैसे होगा, ये इधर आ गया, डबल बॉन्ड C H प्लस, ठीक है, याद रहेगा। C डबल बॉन्ड C के साथ एक सिंगल बॉन्ड C, उसके साथ एक H, और ये sp3 होना चाहिए कार्बन, एटलीस्ट एक H होना चाहिए, एक से ज्यादा H भी हो सकते हैं, फिर उतने ज्यादा स्ट्रक्चर बन जाएंगे वो तो। याद रहेगा, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, फ्री रेडिकल या ट्रिपल बॉन्ड, इन सब के साथ अगर एक sp3 कार्बन कनेक्टेड है और वो sp3 कार्बन के पास कम से कम एक हाइड्रोजन है, तो वो हाइपर कंजुगेशन शो करते हैं इस तरह से। तो हाइपर कंजुगेशन मतलब इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है ना ये हाइड्रोजन से, बस यही हो रहा है। तो अल्काइल ग्रुप में है ये, देखो व्हेन हाइपर कंजुगेशन क्या है, व्हेन कार्बन एट अल्फा पोजीशन टू ए पाई सिस्टम, अल्फा होता है मतलब पहला कार्बन, ये पाई सिस्टम है, इस पाई सिस्टम का पहला कार्बन अल्फा कार्बन है, अगर वो कार्बन sp3 हुआ और उसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन हुआ, तो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं बिटवीन sp3 कार्बन एटम और हाइड्रोजन, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, सिग्मा, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ही है ना बिटवीन sp3 कार्बन एंड H, है ना, आर डीलोकलाइज्ड इनटू p ऑर्बिटल्स ऑफ पाई सिस्टम। ये कहाँ जाते हैं, डीलोकलाइज होके यहां आ जाते हैं, यहां आने का मतलब पाई यहां आ गए, p ऑर्बिटल ऑफ पाई सिस्टम में आ गए। ये मैं बात समझा देता हूं। ड्यू टू दिस डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड बाय अल्काइल ग्रुप टू पाई सिस्टम। इस डीलोकलाइजेशन की वजह से अल्काइल ग्रुप इसको सप्लाई कर रहा है ना, देखो इस सिस्टम को इलेक्ट्रॉन, देखो आप इस सिस्टम को मिल गए ना इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन या फिर नो बॉन्ड रेजोनेंस। बट बाय सिस्टम एक और भी तो बदल पीछे बता रहे, तो इस तरीके से इसने सप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे एक बात और समझाने वाली है कि ये पाई सिस्टम में कैसे आ गए, ठीक है, मैं ये समझाता हूँ। देखो इसमें मैंने सारे पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए, बस एक ये बचा था, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम का बीच में जो बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड इनटू p ऑर्बिटल्स ऑफ पाई सिस्टम। ये देखो अब मुझे बताओ, यहाँ पे ना कार्बोकेटाइन वाला एग्जांपल लेके समझा दिया, कोई बात नहीं डायग्राम में, यहाँ डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बोकेटाइन भी हो सकता है, वो तो एक ही बात है, कोई क्योंकि हाइब्रिडेशन दोनों की sp2 होगी, ठीक है। इस कार्बन की मुझे हाइब्रिडेशन बताओ क्या है, डबल बॉन्ड है तो sp2 होगा ना, इसकी क्या है, इसकी भी sp3। तो यहाँ पे ना इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाया हुआ है, ये sp3 है और ये sp, हालांकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन का ऑर्बिटल डायग्राम है, पर डबल बॉन्ड वाले का भी सेम सिमिलर होगा डायग्राम, समझ में आई बात, ऑर्बिटल डायग्राम क्लियर होगी बात। तो अब क्या होगा, इस स्ट्रक्चर, एक्चुअली ये जो ऑर्बिटल डायग्राम है इस स्ट्रक्चर का है, इसका इस पे फोकस करो। चलो हाइब्रिडेशन तो क्लियर हो गई, मैं इलेक्ट्रॉन शिफ्ट पे फोकस करता हूँ। देखो ये सिग्मा बॉन्ड था ना, ये तो सिग्मा बॉन्ड था, ये सिग्मा बॉन्ड किस किसके बीच में था, ये रहा, ये कार्बन का sp3 ऑर्बिटल यूज हो रहा है। देखो कार्बन के 4 sp3 ऑर्बिटल होते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, चारों sp3 हो गए ना, और ये हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए, ये बात क्लियर हो गई ना। ये जो ऑर्बिटल है किस किसके बीच में बना है, sp3 एंड s, ये बात समझ में आती है। हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल है, कार्बन का sp3 है, तो sp3 एंड s इसके बीच में ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना हुआ है, क्लियर होगी बात।
अब क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके यहां चले गए तो ये बॉन्ड किसके बीच में बना है, ये देखो, ये बॉन्ड बना है, ये रहा, कार्बन का तो sp3 है, ये कार्बन का तो sp3 था, लेकिन इस कार्बन का p था, sp3 एंड p, क्योंकि इस कार्बन के बाकी तीन तो बॉन्ड में इन्वॉल्व है पहले से, ये sp2 कार्बन था ना, इस कार्बन के, इस कार्बन पे समझ में बात, इस कार्बन का एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, समझ में आ रही बात है, तीन बॉन्ड तो चले गए, सिग्मा बॉन्ड में sp2 में एक p बचा ना, p कहाँ आएगा, ये रहा इसका p ऑर्बिटल, तो ये इस कार्बन का sp3 और इस कार्बन का p, इनके बीच में ये बॉन्ड बना हुआ है, समझ में आई बात, तो p सिस्टम में आ गया ना, सिग्मा से ये जो बॉन्ड बना है किसके बीच में बना है, sp3 ऑफ वन कार्बन एंड p ऑफ अदर कार्बन, क्लियर हो रही है बात, इसका sp3 है और इसका p ऑर्बिटल आया है, तो p सिस्टम में आ गया ना इलेक्ट्रॉन, ठीक है बात, यहां पे कार्बोकेटाइन का p दिखाया लेकिन डबल बॉन्ड का भी p ऐसे ही होगा, ठीक है, ये बस हाइपर कंजुगेशन है, तो हमारा मेन क्वेश्चन ये था कि जो अल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन कैसे सप्लाई कर रहा है, दो कारणों से, एक तो हाइपर कंजुगेशन से, एक इंडक्टिव इफेक्ट से, दोनों लिखने हैं, लिखे हैं क्वेश्चन में, हाँ आंसर देखो, ठीक है, क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन द टर्म्स इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स, दो चीजें बताने के लिए बोल रहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, विच इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अरे ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की आपको एसिडिटी ऑर्डर दी हुई है, दीज आर कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH ग्रुप है ना, COOH ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, ये एसिड क्यों होते हैं, R मैंने एक जनरल लिख दिया, RCOOH लूज कर देता है, कि इलेक्ट्रॉन बन जाता है इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन बन जाता है RCOO नेगेटिव और H+, ये बन जाता है, बिकॉज ये H+ दे सकते हैं इसलिए एसिड होते हैं, अब ये कुछ मतलब इनका भी कुछ एसिडिटी ऑर्डर होता है, जो ज्यादा H+ देगा वो ज्यादा एसिडिक है, तो ये हमको क्वेश्चन में एसिडिटी ऑर्डर दिया हुआ है, ये ज्यादा एसिडिक है, उससे कम एसिडिक है, उससे कम एसिडिक, ऐसे इसका भी एसिडिटी ऑर्डर दिया है, ये एसिडिटी ऑर्डर ऐसा क्यों है, ये आपको किसी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बेस के बताना है, ठीक है ना, ओके, देखते हैं एक एक करके, पहले हमको इन दोनों के बारे में बताना क्या है, इंडक्टिव क्या है, इलेक्ट्रोमेरिक क्या है, देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, किसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, बॉन्डेड टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन ए कोवेलेंट बॉन्ड, इंडक्टिव इफेक्ट तो जानती हो ना, ये दो टाइप का होता है, प्लस आई और माइनस आई, तो इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है, प्लस आई और माइनस आई, तो अब देखते हैं क्या है ये माइनस आई इफेक्ट क्या है, जब कोई एटम और कोई ग्रुप ऑफ एटम जो किसी सिस्टम के साथ अटैच्ड हो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, माइनस आई, देखो यहाँ पे शो किया हुआ है, दिस इज अ ग्रुप एंड दिस इज सिस्टम, ये ग्रुप क्या कर रहा है, सिस्टम से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है, तो दिस इज माइनस आई ग्रुप, क्लियर होगी बात, यहां मैंने क्या दिखाया है इतना सारा, यहाँ पे 3 एरो दिखा दिए, यहाँ 2 एरो, यहाँ 1 एरो, ये एरो सिग्निफाई करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ पे ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी, बिकॉज ग्रुप डायरेक्टली अटैच हुआ है, समझ में आई बात, एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, मान लो क्लोरीन ले लिया मैंने, अब क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो क्लोरीन कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो क्या होगा, क्लोरीन की तरफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे, थोड़े से ऐसे दिखा दिया 3 एरो से, ये 3 एरो से दिखाया हुआ है, अब देखो अगर इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया तो क्या ये कार्बन एडजेसेंट कार्बन से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, खींचेगा ना, लेकिन ये थोड़े से कम खींचेगा, इसलिए 2 एरो दिखाया हुआ है, तो इस पे पार्शियल थोड़ा सा कम पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सिमिलरली इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इससे इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा और इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, समझ में आई बात,
बस खत्म, फिर यहाँ तक खत्म हो जाता है, 3 तक ही रहता है इफेक्ट इसका। ठीक है, माइनस आई समझ में आ गया? अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच ले अपनी तरफ उसको माइनस आई ग्रुप बोलते हैं। प्लस आई कौन सा होता है? अगर कोई पुश कर दे सिस्टम में इलेक्ट्रॉन, व्हेन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच्ड टू सिस्टम पुशेस इलेक्ट्रॉन इन द सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं? प्लस। ये देखो पुश कर रहा है, तो पुश कर रहा है तो जहां से पुश कर रहा है वहां ज्यादा ज्यादा इफेक्ट आएगा ना इसका। जैसे जैसे डिस्टेंस दूर जाता रहेगा उसका इफेक्ट कम होता रहेगा। पार्टिकल चार्ज ले रहे हो, वो नेगेटिव भी ले रहे हो पॉजिटिव भी ले रहे हो, अगर नेगेटिव पॉजिटिव तो अट्रैक्ट नहीं करेगी। नहीं ऐसे नहीं, सोचना थोड़ा इसमें। पॉजिटिव चार्ज यहाँ इससे इलेक्ट्रॉन दूर चलेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो विद डिस्टेंस इसका इफेक्ट कम होता रहता है ना, तो विद डिस्टेंस ये चार्ज कम हो रहा है। ठीक है, जस्ट कि वहां पे अगर नेगेटिव आता है तो और कैसे सोच। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट था। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टू ईदर ऑफ द टू एटम्स लिंक्ड बाय मल्टीपल बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रीजेंट। देखो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दो टाइप का होता है, प्लस ई और माइनस ई। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पहले तो है क्या? पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट है। ठीक है, जैसे ये मल्टीपल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की तरफ शिफ्ट हो जाए उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। लेकिन वो पाई इलेक्ट्रॉन अपने आप नहीं शिफ्ट होता, जब कोई रीजेंट उस पर अटैक मारेगा तो शिफ्ट होगा। जैसे यहाँ पे रीजेंट H प्लस था, H प्लस ने इस पर अटैक मारा तो क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन पहले इस तरफ शिफ्ट हो गए, पहले इस तरफ शिफ्ट हो गया पैसे। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स द अटैकिंग रीजेंट उसको बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ अटैक मार रहे हैं? H प्लस पे, तो टुवर्ड्स अटैकिंग रीजेंट हो गए ना, तो इसको बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। समझ में आ गया बात? पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट है ये, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स टू ईदर ऑफ द टू एटम्स। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, दो स्टेप में समझ सकते हो, हालांकि होता ही एक ही स्टेप में है। देखो इसको ऐसे समझो, इसको ना ऐसे शिफ्ट कर लो, मैं यहां अलग से कर देता हूं, सी डबल बॉन्ड सी एच 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 एच। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मान लो यहां शिफ्ट हो गए, इस तरफ शिफ्ट हो गए, सी एच एच, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ऐसे आ जाएगा ना। फिर आप ये समझो कि इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर H प्लस आके चिपक गया, तो फिर यही बन जाएगा ना। तो मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन था एक्चुअली इस कार्बन की तरफ पहले शिफ्ट हुआ, फिर H की तरफ गया। हालांकि दो स्टेप में नहीं, सीधा H की तरफ ही जाता है। पर हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे किसी एक कार्बन की तरफ शिफ्ट हो गए। क्यों शिफ्ट हुआ? H प्लस के आने की वजह से, ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया। तो प्लस ई कब हो गया? जब इलेक्ट्रॉन्स अटैकिंग रीजन की तरफ चले जाएं, तो प्लस ई। माइनस ई कब होता है? जब अटैकिंग रीजन आ रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन उससे दूर शिफ्ट हो रहे हैं। देखो ये देखो यहाँ पे एग्जांपल, इसको कैसे देखेंगे? ये जो ऐसे दिखाते हैं सी एच एच, अब ये इलेक्ट्रॉन जो थे ना, आप ऐसे कर लो, पहले ऐसे शिफ्ट कर लो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पहले ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट कर दो, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन पे पॉजिटिव आ गया। अब Cn माइनस ने इस कार्बन पे अटैक कर दिया, तो Cn माइनस ने कार्बन पे अटैक कर दिया, तो यहां ये बॉन्ड बन गया और ऑक्सीजन पे नेगेटिव का नेगेटिव चार्ज रह गया। तो अब क्या हुआ? अटैकिंग रीजेंट से दूर चले गए इलेक्ट्रॉन। ये माइनस ई इफेक्ट है। समझ में आई बात है? समझ में आ गया? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट समझ में आ गया ना? जब कोई पाई बॉन्ड से दो एटम कनेक्टेड होते हैं और कोई अटैकिंग रीजेंट आता है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स उन दोनों एटम में से किसी एक की तरफ शिफ्ट हो जाए। अगर टुवर्ड्स द अटैकिंग रीजन शिफ्ट होते हैं तो प्लस ई, अटैकिंग रीजन से अवे शिफ्ट होते हैं तो माइनस ई। अब ये अगला पार्ट देखते हैं क्वेश्चन का। इंडक्टिव, अब पूछा था कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एसिडिटी ऑर्डर है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ये कौन सा इफेक्ट एक्सप्लेन करता है? विच इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट? बोथ दीज आर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होना, इनको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स ही बोलते हैं। रेजोनेंस हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स ही हैं। उनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इनके एसिडिटी ऑर्डर को एक्सप्लेन करता है? ठीक है,
उसका आंसर है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट एक्सप्लेन द करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर ऑफ अबव कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, देखो। तो मोर आर, अच्छा मैं पहले ये समझा देता हूं इधर। देखो इनका एसिडिटी ऑर्डर पूछा है, तो किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिटी ऑर्डर ना उसके कॉन्जुगेट एनायन से देखा जाता है। देखो यहां एक्सप्लेन किया हुआ है, यहां पे ना इधर ही देख लेते हैं। देखो अगर आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटा दोगे, यहाँ ना थोड़ा ड्रॉ दोबारा करता हूँ, ये है, ये है, ठीक है ना, एक एसिड। तो अगर आप इसमें से एक H प्लस हटा देते हो तो क्या बन जाता है? ये बन जाता है, इसको बोलते हैं इसका कॉन्जुगेट एनायन, कॉन्जुगेट बेस कह लो या कॉन्जुगेट एनायन कह लो, ठीक है। ये इसका कॉन्जुगेट एनायन है। जितना ज्यादा स्टेबल होगा ना कॉन्जुगेट एनायन, उतना ही H प्लस के जाने का टेंडेंसी रहेगा। समझ में आई बात? किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ये केमिकल रिएक्शन उतनी ज्यादा फॉरवर्ड जाती है जितना प्रोडक्ट स्टेबल होता है। समझ में आई बात? यहाँ पे प्रोडक्ट ये कॉन्जुगेट एनायन है, तो कॉन्जुगेट एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, ये मतलब उतना ही, यहाँ H प्लस है, यहाँ दिखा लो यहाँ की बजाय, मतलब उतना ही H प्लस टूटेगा। समझ में आई बात? तो अब हमको बस ये देखना है कि कॉन्जुगेट एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। अब यहाँ देखो आपको, एक तो ये एसिड दिया हुआ है, ये नीचे ये एसिड दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका कॉन्जुगेट एनायन तो ये है, इसका कॉन्जुगेट एनायन क्या होगा? H, ये होगा ना, इसका कॉन्जुगेट एनायन ये होगा ना। इसका एक H हटा दिया मैंने यहां से, देखो समझ में आ रही बात है। इसका कॉन्जुगेट एनायन क्या होगा थर्ड वाले का? क्या है? ये क्या चाहिए तो, मैंने कुछ नहीं किया, इस मॉलिक्यूल का एक ये H हटाया बस, और कुछ नहीं किया। नहीं समझ में आई बात? नहीं, ठीक है। अब जो थर्ड है मैं लेबलिंग कर देता हूँ, 1 1 2 2 2, मतलब इसका कॉन्जुगेट एनायन बना रहा हूँ 3। अब मैं थर्ड का कॉन्जुगेट एनायन बना रहा हूँ, क्या बनेगा? C Cl H H C, हाँ C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यही बनेगा ना इसका थर्ड का कॉन्जुगेट एनायन। अब आप कॉन्जुगेट एनायन की स्टेबिलिटी देखो, देखो कोई भी मॉलिक्यूल तब स्टेबल होता है जब उसमें चार्ज डिस्पर्सल ज्यादा होती है। यहाँ पे इसमें नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज है ना इस पे। अगर इसको नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स किया जाएगा तो इस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे 3 क्लोरीन लगे हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, -I ग्रुप्स हैं क्लोरीन। यहाँ पे 2 क्लोरीन लगे हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, यहाँ पे एक ही क्लोरीन लगा है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। तो ज्यादा जो खींचेगा वो ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। समझ में आई बात? बिकॉज यहाँ पे स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से ही आने वाली है, आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉन दूर लेके जाने। समझ में आ गई बात है? ज्यादा क्लोरीन खींचे। हाँ, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करने में 3 क्लोरीन हेल्प कर रहे हैं। समझ में आई बात? तो जो कॉन्जुगेट एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है 1 मोर देन 2 मोर देन 3 है। तो अगर कॉन्जुगेट एनायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है तो ये बनेंगे भी इसी ऑर्डर में। अगर ये ज्यादा बनते हैं तो उसका जो एसिड है वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो बट क्लोरीन ही ना हो रिएक्शन में फिर क्या करेगा? फिर भी जो है उस पर फोकस करो। समझ में आई बात? तो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है, 3 क्लोरीन लगे तो ज्यादा एसिडिक हो गया, 2 क्लोरीन तो कम एसिडिक, एक तो सबसे कम एसिडिक। समझ में आ गई बात है? क्योंकि क्लोरीन उसके कॉन्जुगेट एनायन को स्टेबल कर रहा था। तो जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट एनायन होगा उतना ज्यादा वो बनेगा, उतना ज्यादा बनेगा तो मतलब एसिड से H+ उतना टूट रहा है, तो एसिड उतना एसिडिक हो गया। समझ में आ गई बात है? एक बार पढ़ लेते हैं इसको क्या लिखा है। मोर आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच्ड टू नेगेटिव चार्ज बियरिंग ग्रुप। अगर किसी ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं
तो चार्ज डिस्पर्सल ज्यादा होगी नेगेटिव चार्ज की, और जितनी ज्यादा चार्ज डिस्पर्सल हो जाएगी स्टेबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी। ठीक है ना बात? हेंस मोर आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच टू एनायन। अगर किसी एनायन पे, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज है, अगर किसी एनायन पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जो क्लोरीन है उसका माइनस आई इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है वो, इसलिए जितने ज्यादा क्लोरीन एटम अटैच्ड होंगे एनायन की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पे 3 क्लोरीन है जो माइनस आई इफेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 2 क्लोरीन है जो माइनस आई कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ 1 क्लोरीन है। इसलिए जो कॉन्जुगेट बेस मतलब कॉन्जुगेट एनायन ही होगा। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है, मोर स्टेबल इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ एन एसिड। किसी एसिड का कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ, हाँ हाँ, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ आ गया ऑर्डर। अब अगला क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन में इनका एसिडिटी ऑर्डर पूछा गया। ये देखो उसी लॉजिक को उल्टी दिशा में यहाँ पे प्रेजेंट किया गया। देखो जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो प्लस आई ग्रुप्स होते हैं, ठीक है ना। मैं इसका वो बना रहा हूं, इसका कॉन्जुगेट एनायन बना रहा हूं, क्या होगा, यहां बना रहा हूं सी एच एच सी एस थ्री सी ओ ओ नेगेटिव। देखो मैंने इसका कॉन्जुगेट एनायन बनाया, ये एच हटा दिया, बस समझ में आई बात है। अब ये देखो मैं इस कार्बन को पहले बना रहा हूं, दिस इज, ये एरो वाला कार्बन ये बनाया मैंने, उसके साथ क्या लगा, 2 CH3 लगा हुआ है, एक H लगा हुआ है, COO नेगेटिव, ये 2 का कॉन्जुगेट एनायन है। समझ में आ गई बात है। अगला देखो, पहले मैं ये कार्बन ड्रॉ करूंगा, ये कार्बन, इस कार्बन के साथ 3 CH3 लगे हुए, CH3 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 COO नेगेटिव। अब देखो कोई भी मॉलिक्यूल तब स्टेबल होता है जब चार्ज डिस्पर्स हो जाए। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर, इसको डिस्पर्स करना था, इसको फैलाना था, लेकिन ये जो CH3 ग्रुप है ये क्या करता है, ये तो चार्ज सप्लाई करता है, ये प्लस आई ग्रुप है ना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। यहाँ पे 3 CH3 ग्रुप लगे हैं जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करे जा रहे हैं। भाई इसके पास तो पहले से थे, आपको तो इससे खींचने थे, सप्लाई थोड़ी करने थे, तो ये तो अनस्टेबल हो जा रहा है। समझ में आई बात। एनायन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने वाले ग्रुप अनस्टेबल करेंगे, क्योंकि एनायन के पास तो पहले से इलेक्ट्रॉन, उससे खींचने वाले ग्रुप चाहिए थे। तो यहाँ पे 3 हो गए जो अनस्टेबल कर रहे हैं, यहाँ पे 2 हो गए जो अनस्टेबल कर रहे हैं, यहाँ पे एक ही है अनस्टेबल कर रहा है। मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, 1 मोर देन 2 मोर देन 3। जितना एनायन स्टेबल होगा उतना ही एसिड ज्यादा एसिडिक होगा। तो एसिडिटी ऑर्डर फिर देखो यही है 1 2 3। देखो समझ में आ रही बात है। मतलब जितने कम एल्काइल ग्रुप लगे होंगे उतना ज्यादा एसिडिक होगा। एक आपने ऊपर फर्स्ट वाले में 10 एच लिखा था, कर देता हूँ, ठीक वो क्यों था? है। ये समझ में आ गई बात है, देख लेते हैं एक बार, फर्स्ट वाले में बताता हूँ। More are electron supplying groups attached to negative charge bearing group. More is localization of negative charge. कोई एनायन है, एनायन के पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, आप उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने वाले ग्रुप लगाए जा रहे हो, तो मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो और कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा ना उस पर। चार्ज लोकलाइजेशन से स्टेबिलिटी कम हो जाती है। समझ में आई बात। एंड जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग ग्रुप होंगे एनायन में, एनायन की स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। CH3 एक प्लस आई इफेक्ट शो करता है जो इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, इसलिए जितने ज्यादा CH3 ग्रुप लगे होंगे एनायन की स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है, यहाँ 2 लगे हैं, यहाँ 3 लगे हैं, तो कम लगे हैं तो ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट बेस ये हो गया, जितना बेस स्टेबल होगा उसका एसिड उतना ज्यादा एसिडिक होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है।